पाकिस्तान की सहाफत के लेजेंड अबसार आलम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इट्स एन ऑनर सर कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। ये मेरे लिए वाकई एक बाइसे फख्र बात है। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ही आपकी सहाफत के बारे में पूछूंगी। आप तो एक सहाफी थे, ये सहाफी से गद्दार कैसे बन गए? पता ही नहीं चला ये सफर कैसे कट गया इतनी तेजी के साथ। और मैंने एक ट्वीट किया था पिछले दिनों, उसमें मैंने लिखा था कि अगर इस रास्ते पर चलने में आपको गद्दार डिक्लेयर किया जाता है या ऐसे मुकदमे बनते हैं तो ये तो एक एजाज की बात है। और ये वो मुकदमे हैं जो 1860 में अंग्रेज ने ये कानून बनाया था और मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे, मौलाना शौकत अली जौहर पे और हसरत मोहानी पे, मौलाना आज़ाद पे उस दौर में ये लगाए गए थे कवानीन। और उसके बाद इंडिया में ये कवानीन इस्तेमाल किए गए हैं और अब पाकिस्तान में भी वही कानून चलता जा रहा है। वो इंडिया एक्ट ही था, उसी में ये बदल गया है। तो अब यहाँ पाकिस्तान में तो मैं तो समझता हूँ अगर उस लिस्ट में उन्होंने मुझे शामिल किया तो मेरे लिए तो ये एजाज की बात है ना कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ अभी इंडिया ने ये जो अंग्रेज ने 1860 में कानून बनाए थे ना, ये पहले तो तहरीक आज़ादी के लीडर्स के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो अब इंडिया में यही इंडिया एक्ट के अंडर है और इंडिया ने ये कवानीन इस्तेमाल किए हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। जो अली गिलानी साहब हैं, मकबूल भट्ट थे और फिर यासीन मलिक रिसेंटली, इन तीनों पे भी इंडिया ने इन्हीं कवानीन के जरिए उनके खिलाफ भी इकदाम किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बाइस फख्र बात नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कि वो ये कोशिश कर रही है कि सहाफ़ियों को गद्दार करार दिया जाए उन कवानीन के तहत जो अंग्रेज ने बनाए थे अपना इक़्तिदार यहाँ, अपना आमिराना और साम्राज्य का इक़्तिदार यहाँ कायम करने के लिए। इसके लिए पूछना चाहती हूँ, शायद मेरे साथ मेरे बाकी जो ऑडियंस है सोशल मीडिया की वो भी जान सके, आपने ऐसा कौन सा काम किया गद्दारी वाला जिसके ऊपर आपको गद्दार डिक्लेयर किया गया? आपका नॉलेज जितना ही मेरा नॉलेज है इस मामले में, मुझे भी कुछ नहीं पता कि एक ट्वीट में जिसमें मेरा ख्याल 180 कैरेक्टर्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इतने एक ट्वीट से या 2 ट्वीट से या 3 ट्वीट से किसी की अना को इतनी ज़र्ब लगी है कि गद्दारी के पर्चे कटवा दिए हैं। तो जाहिर है उसमें इसका मतलब है कि लफ्ज़ में बड़ी ताकत होती है। और मैं खुद हैरान हुआ हूँ कि इतने छोटे से फ़िक्रे में, 2 फ़िक्रों में या 1 फ़िक्रे में इतनी ताकत थी कि ताकतवर लोगों को, हुकूमत में, इक़्तिदार में रहने वाले लोगों को ये एहसास हुआ कि गद्दारी के पर्चे कटवाने चाहिए। तो ठीक है, मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि मैं, और जब मैंने ट्वीट्स किए तो तब भी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ कुछ सवालात पूछने पे, मुहज़्ज़ब तरीके से सवालात पूछने पे इतनी ज़्यादा लोगों को तकलीफ होगी और इतना अना उनकी मजरू होगी कि वो गद्दारी के मुकदमे दायर करवा दें। अगर वही क्राइटेरिया है कि ट्वीट्स को देख कर सवाल करने के ऊपर गद्दारी के फतवे लगने हैं, तो फिर तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से 20-21 करोड़ के लोगों को सबको फतवे जारी करने पड़ेंगे गद्दारी के, क्योंकि सबने लगता तो ट्वीट यही किए है, हैं। लगता तो यही है क्योंकि जो इस वक्त लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, जितना शऊर है, लोग जितने सवालात पूछते हैं, पाकिस्तान का मीडिया, टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स उसको नहीं दिखा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे तो हर बंदा फेसबुक पे है या ट्विटर पे है या व्हाट्सएप पे है और दूसरे भी बहुत सारी और ऐप्स भी हैं। अगर वो उनके जरिए सवालात खुद पूछना शुरू हो गए हैं तो अब जो सहाफ़ी थे, अगर वो सवालात नहीं भी पूछते तो लोग तो पूछ रहे हैं और लोग पूछेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सवालात से नहीं डरना चाहिए, सवालात के जवाब तैयार करने चाहिए और लोगों का ये हक है। पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है तमाम शहरियों को, तमाम लोगों को, कि वो अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको आइनी हक है, उसको आइन में दिया गया। और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो जाहिर है सर्टेन क्राइटेरिया के तहत है, सर्टेन लिमिटेशंस के साथ है, लेकिन अगर कोई उन लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं कर रहा और महज़ब तरीके से इक़्तिदार में रहने वाले लोगों से कुछ सवालात पूछ रहे हैं तो उसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। उन सवालात के जवाब देने चाहिए और अपने आप को कटहरे में पेश करना चाहिए। उसी तरह जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी बेटी ने अपने आप को पेश किया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी बीवी ने अपने आप को पेश किया, जिस तरह और दूसरे लोग अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं, इसी तरह आसिम सलीम बाजवा साहब को भी चाहिए कि वो अपने आप को, अपने ख़ानदान को इस एहतसाब के लिए पेश करें और कहें और साबित करें कि ये जो सवालात उठाए गए हैं इन सबके जवाबात उनके पास हैं और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस तरह के तासुर उस स्टोरी में अहमद नूरानी की देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में मीडिया कितना आजाद है, क्योंकि आप तो सहाफी हैं,
पहले आपका मीडिया खुद सवाल उठाता है कि फ्ला फ्ला ब्ला ब्ला ब्ला, जो पॉलिटिशियंस हैं, मरियम बीबी के ऊपर अक्सर क्रिटिसिज्म होता है कि वो बोलती नहीं है, लेकिन जो वो बोलती हैं, अभी उन्होंने कल इतना पूरा एक चैप्टर लिखा है जो पाकिस्तान की अदलिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अपील के ऊपर फैसला दिया है, उसके ऊपर उन्होंने एक लंबा अपनी तफसील के साथ बयान ही जिसको बोलते हैं लिखा है ट्वीट्स की सूरत में। तो उसको पाकिस्तानी मीडिया ने तो कवर नहीं किया, तो ये पाकिस्तानी मीडिया भी, तो आप कह सकते हैं सामो, आप प्राइम मिनिस्टर तो बोलते हैं कि जी हमारा जो मीडिया है वो बाहर के मुल्कों से भी ज्यादा आजाद है सहाफत, तो वो डरते हैं, वो कहते हैं मैं बल्कि डरता हूँ, मुझे हरास किया जाता है, मेरे बुजुर्ग को हरास किया जाता है। तो क्या ये मनाकत है मीडिया की? अगर मीडिया आजादी है तो क्योंकि वो जेन्युइन क्वेश्चन नहीं उठाते? देखिए, गोयबल जी ने कहा था कि झूठ बोलो और इतने तसलसल के साथ झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। तो मौजूदा हुकूमत तो इसी बात पे अमल कर रही है और कई सालों से कर रही है, जब ऑपोजिशन में थी तब से ही कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये झूठी है जिसको मुसलसल बोला जा रहा है, और पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है और इतनी पाबंदियां हैं कि पाकिस्तान का मीडिया ये बता भी नहीं सकता कि उस पर पाबंदियां हैं। आप सोचें कि पाबंदियों का क्या हाल होगा। मैं जब पैमरा में था तो मुझ पर या हुकूमत पे, उस वक्त की हुकूमत पे ये एतराज किया जाता था कि बहुत पाबंदियां लगा दी, चैनल्स को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया, आज तक बात होती है। लेकिन अब 2 साल से तमाम टीवी चैनल्स बंद हैं और अखबारात में खबरें नहीं आ सकती, कॉलम नहीं छप सकते। मैं टीवी चैनल बंद होने से मेरी मुराद है कि जो टीवी चैनल्स पे बैठे लोग कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पाते, वो ये भी नहीं कह सकते कि हम कह नहीं पा सकते। तो इतनी पाबंदियों में 2 साल से ये मीडिया है, उनकी कोई आवाज नहीं निकल रही। वो चंद घंटों की पाबंदियों पे तो बहुत शोर मचाते हैं, आज भी मचा लेते हैं, क्योंकि उस शोर मचाने के जवाब में उन पे गद्दारी के पर्चे तो नहीं होंगे। लेकिन अब जो पाबंदियां 2 साल पे उन पे लगी हुई हैं, उस पे उनकी चूं भी नहीं निकलती, उनके जोर से सांस भी नहीं लेते कि कहीं यही बुरा ना लग जाए उन लोगों को जो ताकतवर हैं इस वक्त। तो ये बदकिस्मती है, ये मैं इस पे मेरा दिल बहुत ख़राब होता है। मैं बल्कि कई साल पहले पाकिस्तान में मीडिया में मैं खुश नहीं था और मैं छोड़ना चाहता था उसको, जो मैंने फिर छोड़ दिया इसीलिए था ना कि मुझे लग रहा था कि मीडिया जिस रास्ते पे चल रहा है ये अपनी आज़ादी कायम नहीं रख सकेगा। और आज ये साबित हो गया, पिछले 2 साल से इस मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया पर्सन आज़ाद नहीं है। जो वो कहना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, वो अपने इदारों में नहीं लिख सकते। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कहाँ इतनी आज़ादी हमने हासिल की स्ट्रगल से, कुर्बानियों से, और कहाँ बाकी बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया है। और कोई भी पाकिस्तान के मीडिया में ऐसी आवाज़ नहीं है जो उठ सके, जो बात कर सके। और फिर देखें अहमद नूरानी की 2-3 आवाज़ें हैं, वैसे मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ, 2-3 आवाज़ें हैं तो इस घुटन के दौर में भी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो अपनी नौकरियां बचा रहे हैं और वो अपने मफादात बचा रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क में, ये बहुत ज्यादती हो गई है पाकिस्तान के मीडिया के साथ। और आप फिर देखें अहमद नूरानी की स्टोरी आई है, किसी टीवी चैनल ने वो स्टोरी नहीं चलाई, उसके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसकी जो डिनाइल आ रही है, तरदीदें आ रही हैं, वो डिटेल के साथ दिखाई जा रही है, जो कुछ वो बाकायदा उस पर पूरी कैंपेन चलाई जा रही है। आप देखें ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। टीवी जर्नलिज्म में प्रोपेगेंडा नहीं होता, आप खबर देते हैं या राय देते हैं। राय प्रोपेगेंडा में तब्दील नहीं होती कि आप रोजाना ही मुसलसल स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, रोजाना बोले जा रहे हैं घंटे के घंटे बैठ के और रगड़े जा रहे हैं स्टोरी को जो आपने दिखाया नहीं। आप में इतना हौसला नहीं था कि दिखा सके। अभी जैसे आपने मरीम नवाज की ट्वीट्स का जिक्र किया है, कितने टीवी चैनल ने वो ट्वीट चलाए हैं, इतने अच्छे वो ट्वीट्स थे, उस पर कोई टीवी प्रोग्राम्स हुए आज हुए, मैंने नहीं देखा, आपने देखे हैं तो बता दें। कल तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टिकर चला के कुछ चैनल्स ने और आगे निकल गए और भूल गए। और उसके बाद अगर ये इससे देखिएगा, इसके खिलाफ जैसे ही कोई तनकीद करेगा उस तनकीद पे पूरी ट्रांसमिशन होंगी, लोग प्रोग्राम्स करेंगे घंटे घंटे के। तो ये बददियानती, सहाफती बददियानती। सहाफत मेरे ख्याल से बहादुर लोगों का ही काम होता है। बुज़दिल और मौका प्रस्त तो फिर सहाफत को एज ए किसी और सोर्स के लिए मुझे लगता है कि इस्तेमाल करते हैं। जो सहाफी होता है, सहाफत का असल काम होता है कि पैगाम, सच, नेकेड ट्रुथ जो है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। अगर आप उस सच को लहाफ पहना दें या झूठ को आप उसको ऐसे पोर्ट्रे करें कि यही सच है, सहाफत जो है उसका मायने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छा सम अप किया है और आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि मैं तो नहीं समझता कि मैं बहुत बहादुर शख्स हूँ, लेकिन मैंने आज के वक्त में आप जैसी आवाजें उठना बहादुरी की ही अलामत है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप मेरे सामने बैठे हुए, but that's reality. That's the reality. बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दिल बड़ा किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये किसी एक या दो या तीन लोगों की बात नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत बहादुर लोग हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो सुन रहे हैं तो, कि उन्हें बोलना चाहिए। जब वो देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम अगर खामोशी से बैठ जाएंगे तो यही हुब्बुल वतनी है। ये गद्दारी का आपने शुरू किया था, जो बाद के गद्दार कब बागी और गद्दार कब से बन गए। तो मैं समझता हूँ ये वक्त है कि इस मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का, अपनी मोहब्बत साबित करने का, कि जब आप देखें कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है और ठीक उन पॉलिसीज की वजह से नहीं है जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रही हैं, जो इस मुल्क की तबाही करेंगी, तो ये हुब्बुल वतनी है कि आप उस वक्त खड़े होके उन पॉलिसीज के नकाइस पर बात करें, उन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, लोगों को बताएं कि ये पॉलिसीज कहाँ कहाँ गलत है, इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जो हुकूमत आपसे छुपाना चाह रही है, जिसके हमारे लिए नुकसानदेह बहुत ज्यादा बात साबित होगी। तो ये वो वक्त है, ये हुब्बुल वतनी है कि वो बात खड़े होकर की जाए, और अगर कोई सामने से ताकतवर शख्स है तो तब भी खड़े होकर की जाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हर बंदा मुहिब वतन है और उनको ये अपनी आवाज उठानी चाहिए ताकि हम सही रास्ते पे चल सके। आवाज उठाने से जो पॉलिसी साज हैं वो सुनेंगे, रुकेंगे और अपनी पॉलिसी को बेहतर करेंगे जो मुल्क के फायदे में है। आज रिसेंटली असेंबली के अंदर फिफ्टा वाला जो बिल है वो पास हो गया असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर से। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हुकूमत ने तो एक और बिल पास करवा दिया। जितने मर्जी बिल पास करवा लें, जो सच है वो तो सामने आता है। जब ये सोशल मीडिया नहीं था, अभी देखिए टीवी चैनल्स पे और अखबारात पे पाबंदी है ना, वो तो खबर नहीं दिखा सकते कोई भी। जो पीटीवी दिखाता है सिर्फ वही दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके जरिए खबरें बाहर आना शुरू हो गई। अब जो अहमद नूरानी की खबर को सेंसर किया पाकिस्तानी मीडिया ने, इसका ये मतलब नहीं है तो नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों को उस खबर का पता नहीं चला। वो खबर पाकिस्तान में ज्यादा मकबूल हो गई है, ज्यादा पॉपुलर हो गई, ज्यादा लोगों तक पहुंच गई है। हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया उसको चलाता तो ना पहुंचती, लेकिन अब पहुंच गई। अभी एक किताब है सोहेल वड़ैच की, अब जी देखिए जी। उस किताब पे पाबंदी लगाई उसके टाइटल की वजह से। अब वो टाइटल जो है, अगर वो किताब बिकती रहती खामोशी से तो शायद उसकी कुछ 100 कापियां बिकती, कुछ 1000 कापियां बिकती, क्योंकि अब लोग ज्यादा पढ़ने के शौकीन नहीं रहे हमारे मुल्क में। तो लेकिन उस पर पाबंदी लगाई तो वो जो टाइटल है उसका, जिसकी वजह से पाबंदी लगी है, क्योंकि किताब में तो पुराने कॉलम्स हैं। वो सोहेल वड़ैच ने खुद ही कहा कि कोई नई चीज तो है नहीं उस किताब में। पुराने कॉलम जो पहले छपे हुए थे उन्होंने दोबारा उसको किताब की शक्ल में छाप दिया, सिर्फ टाइटल नहीं आता। उस पे इतना ज्यादा शोर मच गया कि अब वो टाइटल हर बंदा ढूंढ रहा है, हर देख रहा है उसको अपने फोन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, वो शेयर हो रहा है हर जगह, वो मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच गया है। कल तो हमने अब फन में बताएं, एक आधी ट्वीट की, ये कंपनी नहीं चलेगी। मैंने शाम को देखा, आई वाज रियली सरप्राइज कि वो ये कंपनी नहीं चलेगी हैशटैग वो ट्रेंड बना हुआ था पाकिस्तान के अंदर। हर अब आप बंदा देखें, लिख रहा था जिसने नहीं भी देखी थी। सोहेल वड़ैच साहब ने तो खुद भी मेरे ख्याल से अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन वो सबके पास पहुंच गया। हर बंदे ने वो ट्वीट करना ऐसे था कि जैसे उन्होंने आप मुझे लगता है कि जिन्होंने रुकवाने की कोशिश की वो टाइटल उन्होंने खुद ही कहा कि कर लो, देख लो, अब जिसने नहीं भी देखा वो भी देख ले। एग्जैक्टली तो ये अहमकाना फैसले हैं कि इस तरह के पर्चे कटवा देना, कि लोग डर जाएंगे, किताबें उठवा लेना टाइटल एक कार्टून की वजह से, या फिर नए कवानीन सख्त बना देना कि लोग डर जाएंगे। लोग अपनी बात, सच जो है वो बाहर आ जाता है, चाहे उसको जितने भी पर्दों में रखा जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि सच के सामने किया जाए, और सच इसलिए है बोला जा रहा है कि आपका जो रास्ता है वो बेहतर हो। आप अपने रास्ते, हो सकता है कि आप अपने आप को ठीक समझ रहे हो, लेकिन लोग समझ रहे हो कि आपकी पॉलिसीज में करेक्शन की जरूरत है, तो करें, सोचें इस पर। यही जमहूरियत है, यही जमहूरी रवैया होता है कि आपको तनकीद हो तो आप सोचते हैं यार मैं और मेरा रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक, नहीं ठीक तो ठीक कर लें। तो मेरा ख्याल है कि ये सोच लानी चाहिए, माइंडसेट को बदलना चाहिए। अपनी जिद और अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि ये मेरे बारे में स्टोरी आ गई है तो अब सब चीजें सुलझियां हो जाएं, गलियां विच मिर्जा याद पे रहे, ऐसा नहीं मुमकिन। ये 21वीं सदी है, ये कोई मिडीवल एजेस में नहीं हम रह रहे। अना और जिद की बात से ही एक सवाल उठता है। अना और जिद की भेंट ही तो इन्होंने चढ़ाने की कोशिश की थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, कि वो हमारे आगे सुनता नहीं है, हमारी मानता नहीं है। तो वो जो ईगो थी उन्होंने इनको किस अंजाम पे पहुंचाया? अवाम अब कंपेयर कर रही है इमरान खान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के साथ, जो कि इनके लिए ही बुरा साबित हो रहा है। इनके अपने वोटर बिट्रे हो रहे हैं।
तो सम टाइम मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा किसी को दीवार पे लगा देना आपके अपने लिए भी बेहतर नहीं होता। वो आपको ही आपके, क्योंकि आप एक चीज को कितना पीछे पुश कर सकते हैं, एक ना एक दिन उस चीज ने वापस आना है, बाउंस बैक करना है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी वाकई आग वाली बात की सोच चेंज करनी चाहिए। ऑफेंसिव, वो अपने डिफेंसिव हो जाते हैं अपने आप को लेके कि नहीं इन्होंने ये कर दिया, हमने आगे से ये पॉलिसी करनी है। अगर इमरान खान अच्छी सर्विस अपनी गवर्नेंस कर रहा होता तो आज लोग कंपेयर नहीं कर रहे होते कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट अच्छी थी, इनकी गवर्नमेंट बुरी है। 22 साल इमरान खान ने मुझे लगता है कोशिश की अपने आप को तबाह करने में, और वो तबाही अंजाम गवर्नमेंट में आकर हुई। मैं समटाइम बोलती हूँ इमरान खान ने अपना जो, जिसके बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, कर्मा इसको बोलते हैं, 22 साल वो एक चीज के लिए लगा रहा, पता नहीं कितनी इबादत की तरह वो लगा रहा। अल्लाह ताला शायद मंजूर नहीं था इसीलिए वो कहते थे ना 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 ना, लेकिन जब मिला तो सारी लाइफ की कमाई हुई, जो उसने इज्जत थी बनाई हुई, वो खत्म कर दी अपने हाथों से। आपको ऐसे नहीं लगता? देखिए देखिए मुझे तो आपने बात बिल्कुल ठीक की है, और मैं इसी बात को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा कि जो कारमा है ना, उससे सीखना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ के साथ कोई जिद और अना का मसला था तो उसका अंजाम क्या हुआ, ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो दर्द दिल रखते हैं, जो मुहिब वतन है उन्हें, और जो इस मुल्क में ताकतवर है उन्हें सोचना चाहिए कि क्या मुल्क को इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। आज वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें। अब तो वक्त गुजर गया ना, पानी बहुत सारा पुलों के नीचे से गुजर गया है। अपनी जिद पूरी कर ली, देख लिया। अब अगर उन्हें समझ आ गई है तो अच्छी बात है, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए, फिर अपना माइंडसेट चेंज करें, अपनी मूंछ नीचे करें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चलें और बेहतर पॉलिसीज बनाएं जिसमें जाती जिद और जाती अनाद या जाती इंतकाम की ख्वाहिश ना हो, बल्कि इस मुल्क की बेहतरी हो, नेशनल इंटरेस्ट हो। तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। देखिए मेरी जात से ज्यादा ये मुल्क अहम है। इस मुल्क के मफाद को मेरे मफाद से ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। मेरा मफाद मुल्क के मफाद पे गालिब नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मैं गलत हूँ, ये जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पिछले कोई 5-6 साल में जो कुछ इस मुल्क में हुआ है उससे सबक सीखने की जरूरत है। उन लोगों को खास तौर पे जो समझते हैं कि हम ही ठीक हैं और हम ही दुरुस्त हैं और दूसरों को दीवार के साथ लगाते हैं, तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि उन्हें सोचना चाहिए और उन्हें बेहतरी के रास्ते के लिए कोशिश करनी चाहिए। खास तौर पे वो लोग जिनकी जड़ें इस मुल्क में हैं, जो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, जो इस मुल्क में रहना चाहते हैं और जो इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं और वो सिंसियर हैं, लेकिन उनको गुमराह किया गया किसी भी वजह से और गुमराही के रास्ते पे ले जाके देखें इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। तो अब भी वक्त है, संभल जाएं और इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएं। मैं आपकी बात के साथ एक बात ऐड करना चाहूंगी अपने उन हलकों से कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, इसमें पाकिस्तानी लोगों का कोई कसूर नहीं कि इमरान खान ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया, आप लोगों को अपने उस एक फ्रेम में उन्होंने आपको फ्रेम किया कि मैं बहुत काबिल हूँ। प्लीज अब अगर आपको पता चल गया है कि वो इस काबिल नहीं है तो एटलीस्ट अभी भी जान छुड़ाई जा सकती है। अपने बेवकूफ बनने के लिए आप पूरी कौम को बेवकूफ मत बनाएं। वो आपका कसूर था, आप लोग उसके बहकावे में आए या आप लोगों ने समझा कि वो बहुत बड़ी चीज है, शायद बहुत काबिल है, वो कुछ कर देगा पाकिस्तान के लिए। अकल कभी भी आए मान लेना चाहिए कि आ गई है, इस्लाम में भी है, गलती मान लेनी चाहिए और मूव ऑन आगे कर लेना चाहिए। इसमें कोई बड़ा छोटा तो हो नहीं जाता। गलती ये माननी चाहिए कि जो जिसका काम है वो करेगा और वो आइन में लिख दिया गया है। किसी भी हुकूमत को भिजवाना या लाना ये अवाम का काम है और अवाम ही के सुपुर्द होना चाहिए। अभी भी मौजूदा हुकूमत मैं नहीं समझता कि ना मैं कहता हूँ कि जी इसको भेज दें, इसके पीछे से हाथ हटा लें, ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये मुनासिब बातें नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के खिलाफ जाती हैं और कौम को कमजोर करती हैं। अवाम फैसला करें, अवाम जो चाहते हैं वो हो, आज़ादी हो, इंसाफ हो और जो इंतखाबात हों वो इंसाफ पे मबनी हों। आज़ाद फिजा में लोग अपना इजहार हक के राय दही इस्तेमाल करें, ये होना चाहिए, इसमें कमिटमेंट होनी चाहिए। और तमाम लोगों को जो रियासत के 4 सुतून हैं उनको ये अहद करना चाहिए कि जो भी आइन में उनकी जिम्मेदारी उनको मुतय्यन की गई है वो उसी के मुताबिक काम करेंगे। वो किसी दूसरे के दायरा कार में जाके मुदाखलत नहीं करेंगे, ताकि वो हर इदारे को अपना काम करने देंगे
ताकि तमाम इदारे इस मुल्क के मजबूत हो सकें, तभी हम एक बेहतर और खुशहाल पाकिस्तान बना सकेंगे। जब तमाम इदारे मजबूत हों, एक इदारा मजबूत हो सिर्फ और बाकी सब तबाही के घड़े में गिरे हुए हों, तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कोई मुल्क सिर्फ उसी वक्त तरक्की करता है जब उसके तमाम इदारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस पे सोचने की जरूरत है और इस पे अमल करने की जरूरत है। आपने एक बात बोली कि गैर कानूनी तरीके से नहीं हटाना चाहिए, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन तो पूरी दुनिया में होते हैं। हमारे इंग्लैंड में आप कितने इलेक्शन हो गए, तो मिड टर्म इलेक्शन होने में तो कोई बुराई नहीं है। अगर ऑपोजिशन चाहे तो वो मिड टर्म इलेक्शन की डिमांड कर सकती है, रादर देन के पाकिस्तान को आप और तबाही की तरफ ले जाएं कि सिर्फ 5 साल पूरे हो जाने चाहिए, जमहूरियत इसी का नाम है कि 5 साल पूरे हो जाएं। तो जमहूरियत 5 साल का नाम नहीं है। अगर कोई भी गवर्नमेंट अवाम के मफाद में काम नहीं कर रही तो उसको रोकना ऑपोजिशन का काम है। आप ऑपोजिशन के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये जो आपने बात की है ना कि मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, ये बात ठीक है आपकी। गैर आईनी काम नहीं है, ये आईनी काम है, कानूनी काम है। और उसमें अगर जो भी आइन और कानून में जो तरीका लिखा हुआ है उसके मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इससे थोड़ा आगे जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सुतून है सारे, मतलब जुडिशरी है, जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए बगैर किसी दबाव के, आज़ादी के साथ। और जुडिशरी से सब लोगों की तवक्कुआत होती है। जुडिशरी का रोल सबसे अहम है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन जुडिशरी का रोल बहुत अहम है, क्योंकि जुडिशरी ने अल्टीमेट डिसीजन देना होता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो अगर लोग ये महसूस करें, लोगों का एतमाद जुडिशरी से ख़त्म हो रहा हो या हो चुका हो, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान में आज़ादी और इंसाफ के अमल के लिए ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। इसी तरह मीडिया की क्रेडिबिलिटी अगर ख़त्म हो जाए तो वो मीडिया के लिए और मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये 2 सुतून तो मैंने आपको बता दिए। पार्लियामेंट अगर अपने आप को सुप्रीम नहीं रख पा रही तो ये तीसरा सुतून है इसकी, और ये भी अगर कमजोर है तो फिर आप मुझे बताएं ये बिल्डिंग कैसे खड़ी रहेगी। ये 4 सुतूनों में से 3 सुतून का मैंने आपको बता दिया। लोगों की उंगलियां उठ रही हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं लोगों के कि ये क्या हो रहा है, ये तीनों सुतून क्या कर रहे हैं। अदलिया क्यों अपना रोल प्ले नहीं कर रही, क्यों इंसाफ इस मुल्क में वो यकीनी नहीं बना रही। तो ये चीजें ठीक होना बहुत बेहतर है, अगर जरूरी है। अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाएं और उसी तरह हो जिस तरह 2018 में हुए थे, उसी तरह मीडिया के आंख और उसका मुंह बंद कर दिया जाए और अदलिया जो है वो अपना काम बगैर दबाव के ना कर सके और जजेस की वीडियोस बना के उनको दिखा के उनको ब्लैकमेल करके फैसले लिए जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि 10 दफा मिड टर्म इलेक्शन करवा दें, उनका फायदा नहीं होगा। मिड टर्म इलेक्शन हो या 5 साल बाद हो, फेयर इलेक्शन होने चाहिए जिसमें अदलिया आजाद हो, जिसमें मीडिया आजाद हो और जिस